Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to private international law. In the last previous class of private international law, we have discussed about the matrimonial cause. कि जब भी कोई शादी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसके कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं इंटरनेशनल लॉ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के रेफरेंस में किस प्रकार से हम उससे डील करते हैं वो सारा का सारा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपको उसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई और आपको प्रॉब्लम है उस वीडियो से रिलेटेड या उसमें कुछ ऐसा प्रोविजन है जो आपको लगता है थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट। लास्ट क्लास में हम जो उसका फर्स्ट पार्ट कर चुके थे दैट रिलेटेड टू पोजीशन इन इंग्लैंड में क्या पोजीशन थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोजीशन इन इंडिया। देखिए, जब भी आप प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की बात करते हो दैट बेस्ड ऑन 3 फैक्ट्स। जो भी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होगा उसके 3 फैक्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज ज्यूरिसडिक्शन। सबसे पहले दो कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट है, उसके लिए आप सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन को डिसाइड करोगे कि किसका ज्यूरिसडिक्शन बनता है। फिर हम चॉइस ऑफ लॉ को डिसाइड करते हैं कि चॉइस ऑफ लॉ क्या है, कौन सी कंट्री का लॉ हमें अप्लाई करना है। उसके बाद रिकॉग्निशन आती है कि अगर वो जजमेंट आ गया तो उसकी क्या रिकॉग्निशन होगी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो हमें किसी भी PIL प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग डिस्कस करना जरूरी होता है। तो अगर इंडियन पोजीशन की हम बात करें तो ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से हमारा इंडियन लॉ क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। द मैट्रिमोनियल लॉज। मैट्रिमोनियल लॉज कौन से हैं? हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, पारसी मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है और मुस्लिम लॉ के जो प्रोविजंस हैं उनके मैरिज से रिलेटेड वो वाले, तो वो मैट्रिमोनियल लॉज हैं। इंडिया में किस प्रकार से डील किया जाता है क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड होता है। इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, सिखिज्म सब कुछ होते हैं। तो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के हिसाब से वेरी करता है, चेंजेस होता जाता है। येट स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट्स हैव बीन मेड फॉर मोस्ट ऑफ दिस। हालांकि हर एक कम्युनिटी के लिए जो स्पेशल स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट आ चुका है। जैसे हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम के पर्सनल लॉ है, ठीक है, पारसी मैरिज एक्ट है, उसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो इस प्रकार से हर एक कम्युनिटी से रिलेटेड जो मैरिजेस के लिए लॉज बन चुके हैं, मैट्रिमोनियल लॉज बन चुके हैं। अंडर नन ऑफ दीज रिलीजन स्पेसिफिक लॉज इज आइदर नेशनलिटी और डोमिसाइल कंसिडर रेलेवेंट। किसी भी रिलीजन में अगर हम स्पेसिफिक लॉ देखते हैं मैट्रिमोनियल लॉज के अकॉर्डिंग तो या तो वो नेशनलिटी के बेस पे होते हैं कि किसी ने किसकी कौन सी राष्ट्रीयता ली है, क्या उस देश के वो नागरिक है, या फिर वो वहां पिछले 15 सालों से अगर रह रहे हैं तो डोमिसाइल बन गए हैं। तो इन 2 फैक्टर के हिसाब से ही डिस्कस किया जाता है। अगर हम बात करें जो हिंदू मैरिज एक्ट उसमें लेक्स डोमिसाइली की टर्म को डिस्कस किया जाता है। डोमिसाइली वो इसलिए क्योंकि वो माना जाता है कि जहां कहीं भी एक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर उसने हिंदू सेरेमनीज के हिसाब से शादी की है तो कहीं भी चला जाए, विश्व के किसी भी कोने में चला जाए, उस पर हिंदू लॉ ही एप्लीकेबल होगा। तो क्या है कि नेशनलिटी और डोमिसाइल के बेस पर कंसिडर किया जाता है कि क्या रेलेवेंट है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि अगर ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करना है इंडिया में तो नेशनलिटी और डोमिसाइल 2 पॉइंट के बेस पर ही डिसाइड हो सकता है। तो उसी के हिसाब से मैट्रिमोनियल कॉज क्या अराइज हुआ वो देखा जाएगा। इंस्टेड दे चूज टू अकॉर्ड सेंट्रलिटी टू रेजिडेंस। उसके अलावा वो रेजिडेंस भी देखते हैं विच इज टर्न हैज बीन डिफाइंड ब्रॉडर सेंस, जिसे बहुत बड़े लेवल पर देखा गया। रेजिडेंस का मतलब परमानेंट रेजिडेंस या टेम्परेरी, डोमिसाइल्ड या नॉन डोमिसाइल्ड वो देखा जाता है। द हिंदू मैरिज एक्ट 1956 सर्व्स एज ए केस इन दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर हिंदू मैरिज एक्ट का क्या कहना है? इट रिकॉग्नाइजेस, हिंदू मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है अमंग अदर्स, दूसरों के मध्य भी, रेजिडेंस एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन इज वैलिड। कि जब आपकी मैरिज हुई उस टाइम क्या वो इंडिया था वो देखा जाएगा, और जिस टाइम पे आपने पेटिशन फाइल की तो उस टाइम आप क्या इंडिया में थे या इंग्लैंड में थे वो मैटर करता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में जब ज्यूरिसडिक्शन की हम बात करते हैं सेक्शन 19 है मेरे हिसाब से हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें साफ तौर पे दिया हुआ है कि कहाँ का ज्यूरिसडिक्शन बनता है। जहां हस्बैंड वाइफ लास्ट रिजाइड टुगेदर थे
मौजूदा टाइम में जहां वाइफ रह रही है, यानी कि जो पेटिशनर है वो रह रहा है। तो ये कुछ प्रोविजन है जो जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग डिस्कस किया गया है। Courts have quick to point out that whether a spouse is resident in a particular place or not. क्या कोई स्पाउस, क्या कोई जोड़ा, शादीशुदा जो कपल है, क्या वो एक पार्टिकुलर प्लेस में रह रहा था, ये नॉट डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। ये जो है या तो पार्टिकुलर प्लेस की बात आ जाएगी, ये देखा जाएगा क्या वो एक विशेष स्थान पर रह रहे थे साथ में, या नॉट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस, या केस के फैक्ट्स पर वो डिपेंड नहीं करता। तो इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन अ इम्पोर्टेंट केस दैट इज जागीर कौर वर्सेस जसवंत सिंह। इस केस में क्या था, एक पर्सन है resides in a place if he through choice makes it his abode permanently or even temporarily। मान लीजिए एक आदमी जो है कहीं पर रह रहा है, अब उसकी चॉइस है कि वो उसे परमानेंटली बना रहा है या वो टेम्पररी बना रहा है। ये मैटर करेगा उस व्यक्ति पर। Whether a person has chosen to make a particular place is depend upon the facts of the each case। हर एक फैक्ट पर डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी हुई कहां पर, इंडिया में। इंडिया में मैरिज होती है, मैरिज के बाद लड़के की नौकरी विदेश में लग जाती है, मान लीजिए हम सपोज करते हैं कनाडा में। वहां वो पिछले 15 सालों से वहीं रह रहा है, वहीं की उसने अपनी नेशनलिटी ले ली है और वहीं का अब डोमिसाइल भी बन चुका है, जो हम टर्म डिस्कस करते हैं डोमिसाइल बाय चॉइस। चॉइस के हिसाब से डोमिसाइल बन चुका है। तो अब ये देखा जाएगा फैक्ट्स क्या कहते हैं। जिस टाइम में सूट फाइल किया गया, पिटीशन फाइल की, उस टाइम फैक्ट्स क्या थे। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द वर्ड रेजिडेंस वुड इंक्लूड अ कैजुअल स्टे, फ्लाइंग विजिट और पार्टिकुलर प्लेस। रेजिडेंट के अंदर आप ये चीजें शामिल नहीं करोगे कि आप नॉर्मली 2 दिन कहीं घूमने चले गए तो वो वाला एरिया नहीं होगा। फ्लाइंग विजिट, आपने यात्रा करके कहीं फ्लाइट में चले गए, वो विजिट भी नहीं मानी जाएगी। या कुछ टाइम के लिए आप पार्टिकुलर प्लेस पर रह रहे हो, वो चीज भी नहीं मानी जाती। रेजिडेंट का मतलब होता है परमानेंट। परमानेंट रेजिडेंस जो है उसी के हिसाब से केस को फाइनलाइज किया जाएगा, उसी का जुरिडिक्शन काउंट किया जाएगा। हाउएवर इट इज पॉसिबल दैट, हालांकि ये संभव हो सकता है कि द पार्टीज में हैव फेल्ड टू एस्टेब्लिश ए मैट्रिमोनियल होम, कि पार्टी जो है शादी के बाद कहीं भी अपना एक घर नहीं बना पाई है, परमानेंट जिसे बोला जाता है। इन सच केसेस जुरिडिक्शन इज अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्लेस। जैसे नॉर्मली शादी हुई, हस्बैंड है, वाइफ है, हस्बैंड के पेरेंट्स रहते हैं इंडिया में, तो यहां पर अगर वो शादी करके दोनों कपल आए हैं तो ये क्या हो गया, मैट्रिमोनियल प्लेस हो गया। लेकिन इन दोनों ने शादी की, पेरेंट्स के पास आए नहीं, मैट्रिमोनियल होम जो है वो इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया, कहीं बाहर रह रहे हैं परमानेंटली नहीं। कभी वो कनाडा चले जाते ट्रिप से, कभी इटली चले गए, इस प्रकार से उनका जॉब भी इसी फील्ड में था। तो जहां पर लास्ट टाइम पे वो साथ रहे हैं वो जुरिडिक्शन माना जाएगा। अगर मान लो लास्ट टाइम पे इंडिया में रहे तो इंडिया में जुरिडिक्शन है। लास्ट टाइम अगर वो इंग्लैंड में रहते हैं तो इंग्लैंड जो है वो क्या हो जाएगा, जुरिडिक्शन हो जाएगा। इवन वन ड्यूरेशन ऑफ सच स्टेज रिमार्केबल ब्रीफ, पर ये भी होना चाहिए कि उन्होंने अगर वो वहां रुके हैं लास्ट टाइम तो वो एक लंबे टाइम से वहां रुके हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ छुट्टियां मनाने के उद्देश्य से वहां गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिपेंड करता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट केस है जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग, तारा वर्सेस जयपाल सिंह। इस केस में एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया है। इस केस में पार्टी हैज नॉट सेटअप अ परमानेंट रेजिडेंस, पार्टी ने अपना कोई परमानेंट रेजिडेंस कहीं भी नहीं बनाया। चूजिंग टू लिव एट सेपरेट प्लेस, अलग अलग जगह रहने लगे थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए। तो ये बात कहा गया कि दे वर लिविंग इन दार्जिलिंग सिंपली बिकॉज इट वाज वेयर दे हैड रिजाइड ड्यूरिंग द वीक इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ब्रेकडाउन। तो ये कहा गया कि लास्ट टाइम जो वहां रुके थे तो वो दार्जिलिंग का एरिया था और वहीं पर उनका ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन का मतलब दोनों का रिलेशन टूटा है। मान लीजिए ये एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है कि शादी की मुंबई में, कुछ टाइम 5 मंथ्स के लिए मुंबई रहे, फिर दिल्ली 4 मंथ्स के लिए, फिर कैलकटा वहां 3 मंथ्स के लिए, फिर मैसूर वहां 2 मंथ्स के लिए, और फिर गए ये माउंट आबू, माउंट आबू गए, वहां रहे 1 महीने के लिए। फिर ये चले गए शिमला, वहां रहे ये 15 दिन के लिए।
फिर ये लास्ट में आज इस टाइम इन्होंने अलग हुए ये दार्जिलिंग, और वहां ये रहे 1 सप्ताह तक। अब शादी के बाद क्या हुआ कि लड़की अपने घर चली गई। अब या मान लीजिए इनका बीच में रिलेशन टूटने के बाद वो मान लीजिए इंग्लैंड में रह रही है मौजूदा टाइम में, और लास्ट टाइम ये कहाँ रहे थे, दार्जिलिंग में। तो जो आपकी पेटिशन फाइल होगी मैरिज डिस्प्यूट की, वो कहाँ होगी, वो दार्जिलिंग में ही फाइल की जाएगी। ये है ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो ये है ज्यूरिसडिक्शन फैक्टर कि नॉर्मली तो आप ये मान के चलिए कि जब हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं, जब ज्यूरिसडिक्शन की हम बात करते हैं, जो हमने समझा है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है ज्यूरिसडिक्शन किस प्रकार का हो सकता है। एक तो नेशनलिटी के बेस पे होगा आपका ज्यूरिसडिक्शन, और सेकंड कौन से बेस पे होगा, डोमिसाइल पे। ठीक है, ये डिसाइड करेगा डोमिसाइल और नेशनलिटी क्या है। उसके अलावा फैक्ट्स, सरकमस्टेंसेस, क्या हालात बन रहे थे वहां, उस चीज को भी देखा जाएगा। फिर देखा जाएगा परमानेंट रेजिडेंस, और फिर रेजिडेंस देखा जाएगा टेम्परेरली। उसके बाद देखा जाएगा लास्ट रिजाइड। फिर हम इसके अंदर 2 केसेस जो हमने किया, एक तो तारा सिंह वाला केस था और एक अदर केस था कोर करके जो केस था। इन दोनों में कोई एक केस का रेफरेंस दे सकते हो। तारा सिंह वाला जो बेस्ट एग्जांपल है कि जहां वो 1 वीक तक दार्जिलिंग में रहे। तो अगर एक इंडिया का है व्यक्ति और एक इंग्लैंड का है, कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, तो उस मामले में इंडिया के अंदर इस प्रकार से रूल फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चॉइस ऑफ लॉ पे। चॉइस ऑफ लॉ में ज्यादा मोटी ताजा कुछ बात नहीं है। इंडिया में वंस क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन एंटरटेन कर लिया गया, कोर्ट जो है पार्टीज का जो पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से ही अप्लाई करेगी। और द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 वुड बी अप्लाई इन केस ऑफ पार्टीज डिस्प्यूट बिलोंग टू पारसी। स्पेशल मैरिज एक्ट इज अप्लाइड व्हेन both parties belong to same religion or in situation where the marriage involve a foreign element have been performed abroad. It becomes evident that the question is not of applying the lex domicile of the party but the lex fori. ठीक है, कह रहा है कि नॉर्मली तो पर्सनल लॉ इंडिया में अप्लाई किया जाता है, लेकिन जहां पर फॉरेन एलिमेंट की बात है ये वाला, उस टाइम में जहां पर पार्टी जो है रह रही है वहां का लॉ देखा जाएगा, वहां का अप्लीकेशन होगा। लेकिन अगर इंडिया में आके वो अगर मान लो तोड़ना चाहे अपनी शादी या कुछ, तो यहाँ हम इंडिया का लॉ अप्लाई करेंगे। लेकिन दोनों जब इंग्लैंड में रह रहे हैं तो हम वहां का लॉ अप्लाई करेंगे लेक्स फोरी। उसके लिए हम जो एविडेंस है वो हम इंडियन लॉ के हिसाब से जो मैरिज सेरेमनीज हुई थी वो सारी की सारी वहां पर डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डाइवोर्सेज। अगर फॉरेन डाइवोर्स होता है तो इंडिया में क्या उसकी रिकॉग्निशन है। Each matrimonial law specifies grounds for dissolution of marriage. हर एक कोई भी मैट्रिमोनियल लॉ क्यों ना हो उसमें कुछ ना कुछ ग्राउंड्स दिए गए होते हैं। जैसे हमने इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से देखे तो वहां नॉर्मली क्या ग्राउंड्स दिए गए थे, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन और कंसेंट का ग्राउंड था कि फ्री कंसेंट होना चाहिए वॉइडेबल के रेफरेंस में और उसके डाइवोर्स के रेफरेंस में। लेकिन जब हेग कन्वेंशन हुआ, उस हेग कन्वेंशन के बाद ये माना गया कि जब भी आप डाइवोर्स की बात करते हो तो उसमें डेजर्शन, उसमें सेपरेशन, उसमें अडल्ट्री को भी इंक्लूड किया गया है। इसी तरीके से हर एक लॉ के अंदर कुछ ना कुछ ग्राउंड जरूर दिए जाते हैं। नन ऑफ दीज लेजिस्लेशंस, कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है वेदर इनएडवर्टेंटली, या तो उनके खुद के अंदर समाहित हो या दूसरे तरीके से, या तो डोमिसाइल के बेस पे होता है, रेजिडेंस के बेस पे होता है, पर वो डाइवोर्स के लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। Consequently, it become necessary to look at court for guidance. ज्यादातर क्या होता है कि कोर्ट के लिए जरूरी हो जाता है देखना कि क्या वो डाइवोर्स वैल्यू करता है या नहीं करता। कि जैसे हमने सेक्शन 13 का एग्जांपल देखा था, सेक्शन 13 सीपीसी देखा है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि वो कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा अगर वो 6 ग्राउंड जो है अगर उसके अंदर फॉल कर जाता है कि इनकरेक्ट रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया, फ्रॉड हुआ है, तो इस प्रकार के कुछ ग्राउंड्स लेकर जो है आप उसको कैंसिल कर सकते हो। सत्या वर्सेस तेजा सिंह के केस में क्या था कि जो डोमिसाइल की नीड थी, कोर्ट ने
उस नीड को पहले देखा कि क्या डोमिसाइल की नीड बनती थी, क्या डोमिसाइल को हमें यहाँ पर देखना चाहिए, उसके बाद जो वैलिडिटी थी डाइवोर्स की उसको अप्रूव कर दिया था। इंडियन जो रूल्स हैं डाइवोर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो फुली डेवलप्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स रूल हो, लेकिन कुछ जनरल प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन 13 सीपीसी में, उसको फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये सेक्शन 13 का जो डेवलपमेंट है ये केस में निकल के आया। जोआओ ग्लोरिया पायर्स वर्सेस अन्ना पायर्स के केस में कोर्ट ने स्टार्टेड की विद द अजम्पशन दैट द डिक्री वाज वैलिड। स्टार्टिंग में कोर्ट ने माना, प्रेज्यूम करके चली कि ठीक है वो वैलिड है डिक्री, बट कुड नॉट बी एक्सेप्टेड, पर उसको स्वीकार नहीं किया गया बिकॉज इट इज कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक पॉलिसी। और कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक पॉलिसी जो है वो सेक्शन 13 के अंदर फॉल करता है ग्राउंड। अगर सेक्शन 13 के अंदर उस ग्राउंड को आप देखोगे तो उसके अंदर ये उसके कॉन्ट्रेरी है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इन अ लेटर केस रिकॉग्निशन वाज नॉट डिनाइड ऑन द ग्राउंड दैट वन ऑफ द स्पाउस वाज मिसरिप्रेजेंटेशन। या मान लीजिए इस ग्राउंड पे भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा कि अगर पार्टी ने अपने आप को गलत प्रस्तुत किया कि कौन सा जुरिडिक्शन लगता है। इंडियन कोर्ट्स मस्ट अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडियन कोर्ट जो है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि सबसे पहले तो वो ये देखे कि उसको अज्यूम करके चले कि वो वैलिड डिक्री है, लेकिन अगर बाद में सामने वाली पार्टी आकर उसका विरोध करती है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो किस बेस पर विरोध हो रहा है। When they themselves can assume jurisdiction on the basis of residence, there can be no logical explanation to refuse it to the foreign courts. अगर आप ये कहो कि अज्यूम करके चलेगी रेजिडेंस के हिसाब से, तो हम फॉरेन कोर्ट में उसका किसी प्रकार का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि फॉरेन कोर्ट ने गलत केस डिसाइड किया है। इनफैक्ट द लॉ कमीशन जो है इंडिया का, उसने अपनी 65 रिपोर्ट दी, उसमें ये बात भी कही है कि सबसे पहले आप ये देखो कि फेयरनेस फॉर द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी के लिए भी तो बेनिफिट देखना चाहिए। आप एक पार्टी का तो देख लिया, जब कोई भी डिक्री आती है उसमें क्या होता है, एक पार्टी को तो वन पार्टी गेट बेनिफिट एंड द अदर पार्टी लॉस। तो कह रहे हैं हमें दूसरी पार्टी को मौका देना चाहिए, उसको रीजनेबल नोटिस दिया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम अपॉर्चुनिटी देंगे तभी जाकर जो है हम नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो कर पाते हैं। तो ये है डाइवोर्स से रिलेटेड जो इंडियन लॉ है वो क्या जुरिडिक्शन देता है और क्या चॉइस ऑफ लॉ होता है। अब हम करते हैं वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के कंसेप्ट। बोथ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस डेवलप्ड इन एक्सेलेस्टिकल कोड। एक्सेलेस्टिकल कोड का मतलब प्राचीन जो कोर्ट थी, डेवलप्ड इन द प्रीवियस कोर्ट, यानी कि प्राचीन काल की जो कोर्ट्स थी उन कोर्ट में ही इस कंसेप्ट को डेवलप किया गया था। बट वर कैरिड ओवर टू कॉमन लॉ इवन आफ्टर दोज कोर्ट्स। हालांकि उन कोर्ट को खत्म कर दिया गया, फिर भी कॉमन लॉ में उसकी गिनती की जाने लगी, यानी कि कॉमन लॉ में उसको वैल्यू दी जाने लगी। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेलेस्टिकल कोर्ट की। क्या हमारे सिस्टम में, हमारे जो पुराने सिस्टम में, कोर्ट्स के सिस्टम में ये होता था कि हम जो है वॉइड और वॉइडेबल मैरिज का कंसेप्ट लाते थे? हमने तो कोई कंसेप्ट लाया नहीं। तो ये कोर्ट्स वो वाली कोर्ट थी जो इंग्लिश मैन के साथ आई, जो इंग्लैंड में चलती थी, यानी कि जो क्रिश्चियन से रिलेटेड जो कोर्ट थी, आप इसे कह सकते हो पुरानी क्रिश्चियन से रिलेटेड जो कोर्ट्स हैं। पर जो है कॉमन लॉ में इसे लाया जाने लगा धीरे धीरे। अर्लीस्ट सबसे पहला जो मैट्रिमोनियल से रिलेटेड जो भी एक लॉ पास हुआ वो हुआ पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936। उसके बाद उससे पहले एक्ट पास हुआ डाइवोर्स एक्ट 1869। उनके बीच में किसी प्रकार का डिफरेंस क्रिएट नहीं किया गया था। इन दोनों लॉ में किसी प्रकार का वॉइड और वॉइडेबल मैरिज का डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ था। लेकिन जब स्पेशल मैरिज एक्ट आया और हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसके अंदर क्या है, वॉइड और वॉइड मैरिज का जो है कंसेप्ट निकल के आया। और ये कहाँ से निकल के आया? मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग एक्ट 1973 जो इंग्लैंड में पहले पास हो चुका था, इंग्लैंड में जो पास हुआ था उसके अंदर भी डोमिसाइल के बेस पर इस रूल को काफी बढ़ाया गया। यानी कि जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस का जो कंसेप्ट था, जो हमने इन लॉ में लेके आए, इसके बाद जो इंग्लैंड है उन्होंने भी अपने लॉ में इसको कंसीडर किया। जो 1973 का ये वाला एक्ट है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए नलिटी ऑफ मैरिज के रिगार्डिंग, कि जब आप वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को देखोगे तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोसीडिंग एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस हुआ। कहने का मतलब है कि सबसे पहले डाइवोर्स एक्ट 1869 आया, फिर पार्सियन मैरिज एक्ट आया 1936 में, उसमें वॉइड और वॉइडेबल मैरिज का कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन फिर बाद में आया स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड हिंदू मैरिज एक्ट 1955। उसमें जो है वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के कंसेप्ट को निखारा गया, उसमें चेंजेस लाए गए। और उसी चेंजेस को देखते हुए इंग्लैंड में क्या किया गया, जो मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग एक्ट था 1973,
उसके अंदर भी उन्होंने इस भेद को इंक्लूड कर दिया, इनकी वॉइड और वॉइडेबल मैरिज का कंसेप्ट वो भी लेके आ गए। जब इंडियन कोर्ट्स, इंडियन लॉ इस चीज को लेके आ रहा है तो ब्रिटेन क्यों पीछे रहेगा? ठीक है, तो जो डिफरेंस है वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के, उसको रिमूव कर दिया गया और 1973 का जो ये कंसेप्ट है जो इंग्लैंड के अंदर अप्लाई किया गया, उसमें रिकॉग्नाइज किया गया फॉरेन नलिटी डिग्री को। अगर विदेश में भी कोई नलिटी डिग्री पास हुई है तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन उसको अप्रूव कब किया जाएगा? उसके डोमिसाइल और रेजिडेंस के हिसाब से। कि इंडिया में कोई मैरिज जो है वॉइड और वॉइडेबल डिक्लेयर कर दी गई है, इंग्लैंड में उसे माना जाएगा सिर्फ इस ग्राउंड पर कि जो है वहां पर भी हैबिचुअल रेजिडेंस और डोमिसाइल होना चाहिए, जो हम पहले भी इंग्लिश लॉ का जब हम रेफरेंस देख रहे थे मैट्रिमोनियल कॉजेस के अंदर, उसमें मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ। अगर इंडियन केस लॉज की बात करें कुछ विशेष इशू पर, तो जो रिकॉग्निशन है फॉरेन नलिटी डिग्री की वो डिफरेंट है डाइवोर्स डिग्री से। आप अगर विदेश में कोई नलिटी की डिग्री आ गई है और डाइवोर्स की डिग्री, उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है इंडियन कोर्ट्स क्रिएट कर चुकी है। इंडियन कोर्ट्स कहता है कि दोनों के अंदर जुरिस्डिक्शन का कोई विशेष जो है डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से उसे देखा जाएगा। एक लैंडमार्क केस है वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के रेफरेंस में, राजीव तायल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ? द अनराई हस्बैंड sought to quash the order of the court to join the proceeding before the metropolitan magistrate in India on the ground that subjecting him to criminal process would constitute an unfair burden on him and he was residing in a foreign country. एनआरआई था, उसने ये बात कहा कि मेट्रोपोलिटन जो मजिस्ट्रेट होता है वो क्या होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होता है। जो मेट्रोपोलिटन एरियाज में होता है तो उसे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बोल दिया जाता है। तो इसे ये बात कही गई कि अगर इसके ऊपर कोर्ट ने अगर इस प्रकार ऑर्डर किया है तो वो ऑर्डर क्या करेगा? उसके क्रिमिनल प्रोसेस जो शुरू किया गया उससे एक बहुत ज्यादा अनफेयर बर्डन जो है उस व्यक्ति पर पड़ेगा, क्योंकि वो कहाँ रहता है? वो फॉरेन कंट्री में रहता है और फॉरेन कंट्री से आकर वो बार बार इस ऑर्डर को नहीं जो है फॉलो कर सकता। कोर्ट ने unequivocally held that the acceptance of a plea of this nature would accord a premium to an accused citizen simply because he happened to be abroad. सिर्फ इस बात पर आप ये नहीं कह सकते, ये प्ली नहीं ले सकते कि आप जब अब्रॉड में रहते हो तो आपको जो है छूट मिलनी चाहिए, thereby placing him in a position superior to other Indians. तो अगर इस प्रकार से अगर आपको छूट दे दी गई तो आप भारतीयों से ऊंचे हो जाओगे। आप ये कहोगे कि भारत के लोगों को तो आप छूट नहीं मिल रही है लेकिन विदेशियों को दी जा रही है। By its rejection, कोर्ट ने रिजेक्ट किया और ये बात कहा, it could be ensured that the process of law, ये बात कोर्ट ने कही कि ठीक है आप विदेशी हो, आप विदेश से आए हो, आपके जो है लॉ जो है वो ये कहता है कि जो मिसयूज नहीं होना चाहिए, लॉ का कभी भी मिसयूज ना हो, इसलिए आपको जो है छूट नहीं दी जा सकती। तो इस केस के अंदर किसी प्रकार की जो छूट है वो एक्यूज को नहीं दी गई। इसके अलावा एक और लैंडमार्क केस है जो हम सेक्शन 13 के रेफरेंस में सीपीसी में भी पढ़ते हैं। इस केस का नाम है नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी। इस केस में क्या हुआ? जो डिक्री फॉर डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज जो पास की गई अमेरिकन कोर्ट में, द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द क्लोज इन सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी वाज सेट आउट। तो सेक्शन 13 के जो प्रोविजन है उसको वहां पर क्या किया गया? कंसिडर किया गया कि कंपिटेंट कोर्ट वो बनती है या नहीं बनती। ठीक है, और क्या वो वॉलंटरली और अनकंडीशनली उन्होंने अपनी जुरिडिक्शन सबमिट की थी, तो ये चीज भी देखी गई। तो मेरिट्स जो है फाउंड किया गया इन सेकंड क्लोज में, यानी कि जो इस केस में डिसाइड किया गया था उसमें मेरिट्स वर्ड जो है उसको डिफाइन किया गया और कंसिडर्ड एज द ग्राउंड्स अवेलेबल अंडर द लॉ व्हिच द मैरिज टुक प्लेस। कहता है कि मेरिट्स और वॉलंटरली जो है और कंपिटेंट कोर्ट जो है, ये वर्ड जो है देखे जाएंगे जब भी आप डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री को कंसिडर करोगे। और जो ग्राउंड्स हैं ये भी अवेलेबल दिए जाएंगे, यानी कि वो ग्राउंड्स जहां पर उन्होंने शादी की वहां का भी कुछ आधार जो है वो ले सकते हैं। तो ये बात इसके अंदर कही गई थी। ये है पूरा कंसेप्ट इंडियन लॉ का मैट्रिमोनियल कॉजेस के रिगार्डिंग। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैंने अपनी तरफ से जो है काफी अच्छा करवाने का प्रयास किया, सिंपल वर्डिंग में आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।